नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अभी तक हम 67 सेट अपलोड कर चुके हैं। आज 68 नंबर सेट है, जो कि 23 फरवरी 2021 को प्रथम शिफ्ट के अंदर हुआ था। और यहाँ पर हम केवल मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर जो पेपर में पूछे गए थे। और इससे पहले जितने भी सेट अपलोड किए जा चुके हैं, उनको यदि आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको सभी इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं वो लाइन से मिलेंगे। तो आज का पेपर हम स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको योगेश मैथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 5 था पेपर के अंदर मैथ का। और इसमें क्या पूछा गया था? वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो कि टेक्स्ट बुक की ओर से हैं। तो ये आपके लिए जनवरी मंथ का अंतिम मौका है, इसके बाद इसकी प्राइस हाइक होने वाली है। अभी आपको देखिए ऑफर में 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर 59 का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर 31 जनवरी यानी 1 फेब के बाद आपको ये ही पास 359 में मिलने वाला है। अभी आप इस कोड से इस पास को 339 में ले सकते हो। तो ये अभी कुछ दिन के लिए मौका है, अंतिम अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम में मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल है, कौन सा सेक्शन वीक है, इसके लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आप डेली मॉक टेस्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक पर सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अभी साथ ही साथ आपके पास मौका है, यदि आप मॉक टेस्ट लेते हो तो निशान मैग्नाइट जैसी कार जीत सकते हो, यदि आपका लक अच्छा रहा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से इस डील को ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसे 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरे करेगा, ये सवाल पूछा गया था। तो देखो, ए और बी मिलकर इसे 4 घंटे में करते हैं, बी और सी मिलकर इसे 8 घंटे में करते हैं, और सी प्लस ए इसे कितने घंटे में? 8 घंटे में। और ये 6 घंटे में था, ये 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर इसे कितने में कर देंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। इसके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 24 आ जाएगा। अब प्रत्येक का एक दिन का काम कह दो या इफिशिएंसी कह दो, 1 घंटे का काम, क्योंकि यहाँ पर घंटों के अंदर है तो हम कहेंगे 1 घंटे का काम। तो 1 घंटे का काम कह दो या इफिशिएंसी कह दो, कितना आएगा पहले का? जब आप 4 का 24 के अंदर भाग दोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। एक बात तो ये हो चुके। अब हमसे पूछा है कि यदि सी अकेला काम करता तो कितने समय में काम पूरा कर देता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप क्या करो, बी प्लस सी को तो जोड़ो, बी प्लस सी और सी प्लस ए को तो जोड़ो, और इसमें से ए माइनस बी घटा दो। ऐसा यदि आप करते हो तो क्या होता है, देखो, ए से तो ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 2c बच जाएगा। 2c बच जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा? 2c बच जाएगा। तो यही हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप 4 और 3 को तो जोड़ा और 6 को घटा दिया। ऐसा करने से कितना आया? 1 आया। तो 2c का मान आपके पास कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। 1 आ चुका है, तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा? 1/2। यानी कि c का एफिशिएंसी या एक दिन का काम, 1 घंटे का काम कितना है? 1/2 है। अब हमें निकालना है कि सी कितना समय लगाएगा। तो टोटल काम बटे एफिशिएंसी सी की। टोटल काम हमारे पास 24 है, और सी एक दिन 1 घंटे में आधा बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा? यदि 1/2 को हम ऊपर लेके जाए तो उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। यानी कि 48 घंटे में सी पूरा काम कर देगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। आपको इस प्रकार से दिया गया है और इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो दशमलव है उसको हटा लेता हूँ। यहाँ एक एक स्थान के बाद थी, यहाँ दो दो के बाद है, तो ये भी हट जाएगी और ये भी हट जाएगी। अब आपके पास जो संख्या बची है, यदि हम उसको काटने की कोशिश करें तो 9 से ये 27 3 बार कटेगा, और 8 से 24 है वो भी 3 बार कट जाएगा, और 5 से 10 10 बार कट जाएगा। तो ये हमारे पास कट चुका है। अब आपके पास क्या बचा? 4 बचा, 3 बचा, 3 बचा, इंटू 10 बच चुका है, ये बच चुका है। इनको यदि आप सरल करते हो तो ये 9 हो चुका है, और 9 को 4 से करोगे तो 36 हो जाएगा, एक जीरो है, 360। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से
आगे बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 7 अलग अलग प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका, यानी कि हमारे पास 7 अलग अलग मान है, ठीक है। उनकी माध्यिका आपके पास कितनी है? 21.5 है। माध्यिका कितनी है? 21.5 है। अब जो लास्ट के 3 मान थे, देखो बात करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। मान लिया कि देखो इस प्रकार से मान है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी। 7 हो गए। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 मान है। उनकी माध्यिका कितनी है? 21.5 है। तो हमने लाइन से अरेंज कर दिया है, यानी कि जो डी का मान है, बीच वाली संख्या माध्यिका होती है, यानी डी का मान है वही हमारी माध्यिका, यानी कि डी का मान 21.5 है। अब वो क्या कह रहा है? समूह के 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों में प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए। तो 3 सबसे बड़े प्रेक्षण कौन से होंगे? जो लास्ट में 3 आ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले लाइन से अरेंज करना पड़ता है, फिर बीच वाली जो संख्या होती है उसी को हम कहते हैं माध्यिका है। तो जो सबसे बड़े प्रेक्षण 3 है, 3 सबसे बड़े मान है, वो है ई, एफ, जी हो गए। अब इन प्रत्येक में यदि आप 4 की वृद्धि कर देते हो, इनमें 4 4 जोड़ देते हो आप प्रत्येक के अंदर, तो उससे क्या होगा? डी के मान पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो हमारी माध्यिका वही की वही रहने वाली है जो पहले थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहेगी। इस प्रकार से आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको ये दे रखा है और आपसे वर्गमूलानुपात पूछा गया है, तो आपको वर्गमूल लेना है। यदि आप 225 का वर्गमूल लेते हो तो 15 आता है, और 144 का लेते हो तो 12 आता है। अब कुछ कट रहे हैं क्या ये? मगर आपको देखो ऑप्शन में डायरेक्ट दे रखा है, कट तो रहे थे ये 5 अनुपात 4 से, मगर आपको वो नहीं दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है 15 12। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उल्टा सिलेक्ट मत कर देना ऑप्शन नंबर 1 में जो दे रखा है आपको। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की है। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया है। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? देखो क्या कर रहा है कि हमारे पास 12,200 रुपये राशि थी, उसको 2% वार्षिक ब्याज दर से 4 साल के उसने निवेश किया, फिर कुछ ब्याज आया। अब उसने वो राशि और ब्याज वापस अगले 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया है, तो फिर जो ब्याज आता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम पहले 4 सालों का निकालेंगे। तो ये राशि थी, और 1 साल का ब्याज 2% है, तो 4 सालों का कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8% हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका 8% निकाल दो, वो हमारे पास 4 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16, एक आई 7 और एक 976 आपके पास आ जाएगा। यानी कि पहले 4 सालों का ब्याज कितना आ चुका है? 976 रुपये आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपकी मूल राशि थी इतनी, और जो 976 है, इन दोनों को अब आपको क्या है कि अगले 4 सालों के लिए निवेश करना है साधारण ब्याज पर। तो कितना ब्याज आता है ये बताना है। तो हमें पता है, यानी मैं इसको उसी दर पर 4 साल के लिए निवेश करूंगा। किसको? 12,200 को निवेश करूंगा, तो वही आने वाला है ब्याज, 976 आने वाला है, क्योंकि 4 साल के लिए और 2% से। अब आपको क्या करना है? इसका और निकालना है, तो इसका हम निकाल लेते हैं अलग से। पहले 976 को यदि 2% से वही 8% निकालना है, इसका कहने का मतलब है। तो 8% यदि निकालते हो कितना आएगा? 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 4 आई हासिल, 8 56 और 4 60, 6 आई हासिल, 8 6 72 और 4 76, और उसके बाद में 2 स्थानों के बाद पॉइंट लग जाएगा। 72 और 6 78, 78 हो जाएगा ये। यानी कि ब्याज जो इसके ऊपर आया, ब्याज पर जो ब्याज आया वो इतना आ चुका है। तो टोटल इतना ब्याज आया है, ठीक है। इसको आप जोड़ लो, यही आपका आंसर होगा। पीछे तो 08 बचा है, उसके बाद में 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, एक आई हासिल, 7 और 7 14, एक 15, एक आई 10, यानी कि 10 54.08 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो चुका है? 3 हो चुका है, ठीक है। हमने इसको अगले 4 साल के लिए निवेश किया, तो
यदि 12,200 की बात करते हो 8% पर 976 आया, और इसको 8% कितना आया, इतना आया। तो टोटल अगले 4 सालों के लिए जो ब्याज पूछा गया था 1054.08, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। कुछ फलों को ABCD के अनुपात में वितरित किया गया, ठीक है। ए को 3 दिए गए, बी को 4, सी को 5 और डी को 7 अनुपात इस प्रकार से दिए गए। अब देखो लिख लेते हैं एक बार, सी और ये डी, ये 3, 4, 5, 7, ये हो चुका है इनका अनुपात। अब ए को जो मिले हैं 192 फल मिले हैं, अनुपात में कहें तो 3, और एक्चुअल में 192, यानी कि 3 की वैल्यू 192 है। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 192/3 हो जाएगी। जब आप भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, और 4 बार 64 आ जाएगा। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, बी और सी की कुल मिलाकर कितने फल, यानी कि बी और सी को कुल मिलाकर 9 अनुपात, और 9 अनुपात की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या करोगे, 64 इंटू 9 कर दोगे, एक अनुपात की वैल्यू 64 है। तो अब इसको आप यदि मल्टीप्लाई करते हो, 9 चौक 36, 3 आई हासिल 54 और 3 57 हो जाएगा, 576, ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 में दे रखा है, उनका महत्तम समापवर्त्य आपको 3 दे रखा है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या होगा कि एक तो एचसीएफ को ले लो, और बाकी जो अनुपात है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 12 पाँचे 60, 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इस प्रकार से। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 26 की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी उसी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड में और 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। अब ये किसी लड़के को पार करती है या पोल को पार करती है, इसका मतलब क्या है, रेलगाड़ी अपने आप को पार कर रही है। कैसे, कि ये मान लिया कि एक लड़का खड़ा है या चल रहा है, तो रेलगाड़ी यहाँ से आई, इतनी लंबी है, जब वो पूरा का पूरा लास्ट का डब्बा पार कर जाएगी तब इसका पार करना माना जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी ने जब अपनी लंबाई को ही पार कर लिया, तब हम कहेंगे कि वो इसको पार कर लिए, ठीक है। तो दोनों स्थिति के अंदर जब पहले लड़के को पार कर रही है और दूसरे लड़के को पार कर रही है, तो दूरी तो बराबर है क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई है। देखो अब दूरी बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, दूरी बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, यदि समय का अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं, समय का अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है, 6 और 9 दे रखा है। तो दूरी बराबर है तो हम जो समय का अनुपात का उल्टा चाल का अनुपात हो जाएगा, ये 6:9 है, तो हम कह देंगे 9:3 हो जाएगा, 9:6 हो जाएगा, और सरल करोगे तो 3:2 हो जाएगा। हमारे पास अब चाल का अनुपात आ चुका है, 3:2 हो चुका है। अब देखो चाल क्या थी, बात करते हैं चाल की। तो यानी कि पहली बार जब पहले लड़के को पार कर रही थी, तो लड़का भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है जिस डायरेक्शन के अंदर रेलगाड़ी चल रही है। तो रेलगाड़ी की चाल को यदि मैं x मानता हूँ, यदि रेलगाड़ी की चाल को मैंने x माना, ठीक है, तो पहली चाल कितनी हो जाएगी, x-5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में चलती है तो हम घटा देते हैं। और दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, x-7 हो जाएगी। अब देखो यही चाल का अनुपात आपको कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, 3:2 है, तो आप इसके बराबर में रख दीजिए, 3:2 रख दिया। ऐसा करने से अब आप इसका मान निकाल सकते हैं, मान निकालो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका 2x-5 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, और ये आपका हो जाएगा 3x-21, ये 5 नहीं, यहाँ पर 10 आएगा। अब देखो इनको हम सरल करते हैं तो x बराबर मेरा 11 आ जाएगा, x बराबर 11, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो हमसे जो आंसर पूछा गया वो मीटर में पूछा गया है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो चुका है। आप इसको एक बार ऐसा का ऐसा रखिए, यानी कि आपकी चाल इतनी थी, इतना हो चुका है, ये हो चुका है। अब आप क्या करो, देखो अभी चेंज मत करो, 11 थी, ठीक है, मान लिया। अब देखो रिलेटिव चाल की बात करते हैं, हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा कि जिस चाल से रिलेटिव चाल
x-5 थी पहले वाले की, इनटू कितना समय लगा रहा था, 6 सेकंड का समय लगा रहा था, तो ये हो चुका है। अब देखो ये हमने रिलेटिव चाल ली है x-5, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करती है, वहां पर मुझे क्या करना पड़ता, दोनों को अलग अलग करना पड़ता। 5 को भी मेरे को, इसको 5 को भी चेंज करना पड़ता, 11 को भी चेंज करना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को घटा कर फिर चेंज कर दिया। तो मेरी चाल इतनी हो चुकी है, रिलेटिव चाल। अब देखो यहाँ पर x का मान आप 11 रख दो, 11-5 करोगे तो 6 आ जाएगा, इंटू 6 इंटू 5/18 है, टोटल ये हो चुका है। तो यहाँ पर यदि आप काटते हो, ये दोनों 6 से कटेंगे, कितनी बार, 18 से 36 दो बार कट जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। एक आदमी ने 2400 रुपये में एक मशीन खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य पूछा है। अब देखो हानि कितने की हुई है, 10% की, तो आप इससे 10% डायरेक्ट देख सकते हो कितना, पीछे से एक जीरो हटा दो तो वो हमारे पास 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो आप क्रय मूल्य में से 10% की हानि हुई है तो उसकी वैल्यू घटा दो, 240 घटाओगे तो कितना, 400 में से 240 घटाते हो तो 160 हो जाएगा, ये आपका 2160 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप बिना लिखे पेन के कर सकते हो। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 31 की। जब किसी संख्या को 30%, जब किसी संख्या, मान लिया मेरी संख्या x है, x का 30%, x का 30% के अंदर जब 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना आता है, 50 आता है, ये कह रहे हैं। अब देखो 38 को मैं उधर ले जाता हूँ और इसको थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ, तो ये 3/10 हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मैंने जीरो काट दिया और 38 को उधर ले गया तो 12 आ चुका है। अब बाकी संख्याओं को भी उधर ले जाते हैं तो 10 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, सरल करते हो तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 33 की बात करते हैं। ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, आप उल्टा लिख दो, 18/15 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अनुपात आ चुका है, सरल करोगे तो 6:5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास ए अनुपात बी आ चुका है। अब आपसे पूछा है ए का बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। मान लिया बी का x प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास। अब इनका अनुपात हमें दे रखा है, x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इंटू 20, यही तो निकालना है मुझे कि x का यानी b का कितना परसेंट, यानी x%, x का मान निकालना है। अब आप a और b का मान रख दीजिए, 6/5 रखोगे, इंटू 20 करोगे तो मान कितना आ जाएगा, 5 से यदि काटते हो तो 4, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा, ये आ चुका। सवाल नंबर 34 की बात करते हैं। पहली 25 विषम संख्याओं का योग पूछा है। देखो n का मान आपके पास दे रखा है 25। अब बात करते हैं, यदि विषम संख्याओं की बात करी है तो फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं के योग का n² होता है, और सम संख्या की बात करता तो n+1 होता है। नंबर ऑफ संख्याएं 25 दे रखी है तो आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर करना है, 625 आएगा। यदि हमारे पास सम संख्याएं होती, बाई चांस वो कहता 25 सम संख्याओं का योग बताओ, तो मैं क्या करता, 25 इंटू 26 कर देता। इस प्रकार से जितना मान आता वो हो जाता। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 25, 150 और 150, तो यानी 0, 15 हासिल, 15 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65, 650 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये किसके लिए है, विषम के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना जो पूछा गया है उसका। और यदि सम पूछता तो ये होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना, 4 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 36 की। 9.23 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में आपको चेंज करना है, तो कैसे करोगे, 3 भागों में बांट लो। सबसे पहले 9 को तो अलग रख दो, ये तो हमारे घंटे हो चुके हैं। मिनट की यदि बात करते हैं और सेकंड निकालना है, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो मिनट की बात करते हैं तो 0.23 को आप 60 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 तो रहेगा ही, ये 18, इकाई हाथ सेल, 12 और 1 13, इतना हो जाएगा। 2 स्थानों के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी मिनट मेरे कितने हो चुके हैं, 13 हो चुके। 9 घंटे थे, मिनट 13 हो चुके। अब जो पॉइंट 80 बचे, इसको वापस से आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 आए, 48 आया, 2 स्थानों के बाद पॉइंट, यानी कि
सेकंड कितना हो चुका है, 48 हो चुका है। 9 घंटे 13 मिनट और 48 सेकंड हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है। आगे बढ़े। आगे सवाल जो दे रखा है आपको 39 नंबर सवाल, दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात 4:5 दे रखा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दे रखा है, संगत ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। यदि हम 1/2 को छोड़ देते हैं तो क्या होगा, अनुपात की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, इस प्रकार रेशियो में है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि आपको क्या दे रखा है, दो दो त्रिभुजों का आधार और दे रखा है। तो देखो हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल पहले का, क्षेत्रफल दूसरे का, इस प्रकार से आधार पहले का, ऊंचाई पहले का, 1 1 लगा दिया है साथ में। इसी प्रकार से आधार 2 और ऊंचाई भी 2 कर दिया है। अब आप इसके अंदर यदि मान रखते हो तो देखो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 8:15 हो चुका है। आधार की बात करते हैं तो 4/5 हो चुका है। और ऊंचाई का अनुपात x1 x2 मान लो आप, तो ये हमें निकालना है। यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर जाके इनको उल्टा कर देंगे। 4 5 उधर गया तो उल्टा हो गया, यानी कि 8:15 तो था और ये आपका 5 4 हो चुका है। ये x1 x2 के बराबर है। अब सरल करते हो तो 4 से इसको 2 बार कटेगा और 5 से ये 3 बार कट जाएगा। 2/3 आ चुका है हमारे पास x1/x2 का अनुपात। तो कितना हो चुका है, 2/3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2/3। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री के हैं, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का है, तो मैं जानता हूं, देखो बहुभुज की यदि हम बात करते हैं ना, तो अंतःकोण और संगत बहिष्कोण का योग कितना होता है, यानी कि अंतःकोण प्लस बहिष्कोण की यदि बात करते हैं, इनका योग कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। यदि अंतःकोण 120 है तो बहिष्कोण मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों का योग 180 के बराबर आएगा। तो यानी कि बहिष्कोण मेरा कितना हो चुका है, 60 हो चुका है। ये मुझे पता चल चुका है। अब देखो टोटल जो बाहर के कोण है किसी बहुभुज के, बहिष्कोणों का योग हमेशा हमेशा का हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी कि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण बहिष्कोण हमारा कितना है, 60 का है, टोटल 360 है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूं, 360/60 रख दूं, क्योंकि बहिष्कोण की बात चल रही है। तो 360 में हम 60 का भाग देंगे। अंतःकोण की बात होती तो 120 का देते, मगर यहाँ हमारे पास बहिष्कोणों का योग है तो हमने 60 का भाग दे दिया। ये 6 आ चुका है। यानी कि भुजाओं की संख्या इस बहुभुज में कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। अब हमसे पूछा गया है विकर्ण की संख्या, तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है, ये आपकी होती है, यदि भुजाओं की संख्या n है तो n(n-3/2) होता है। मान रख दो 6 इंटू 6-3/2। इस प्रकार से सरल करोगे तो 6 इंटू 3/2 हो जाएगा 6। और ये 6 में से आप यदि 3 घटाते हो तो 3 आ जाता है। 6 3 यदि सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। यानी विकर्ण की संख्या कितनी है, 9 है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 45 की बात करते हैं। दो संख्या इस प्रकार है, जिसमें से पहली संख्या के 1/3 भाग और दूसरी संख्या के 1/2 भाग का योग 8 के बराबर है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे मानो कि पहली संख्या मेरी x है और दूसरी संख्या y है। तो x का 1/3 और y का 1/2 बराबर किसके है, दोनों का योग 8 के बराबर है। यदि पहली संख्या को 5 से और दूसरी संख्या का 1/6 भाग करते हैं, दोनों का योग करते हैं, तो ये 4 के बराबर आता है। तो यहां से अब क्या करो, आप किसी एक को बराबर कर लो, चाहे पहले वाले भाग को चाहे दूसरे वाले भाग को। मैं क्या करता हूँ, इस वाले को y/2 को भी y/6 करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसको पूरी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से क्या, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x/9 हो जाएगा, यहाँ y/6 हो जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। नीचे बात करते हैं तो x/5 होगा प्लस यहाँ पर आपके पास y/6 है ही है और इस प्रकार 4। तो मैंने y/6 करने के लिए ऐसा किया।
अब देखो यदि मैं घटाता हूँ, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाता हूँ, तो घटाऊंगा तो क्या होगा, सब माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो आपस में घट जाएंगे। बाकी मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मान जो आएगा वो आपका x माइनस एक्स बटे 9 माइनस एक्स बटे 5 आएगा, बराबर ये आपका यहाँ पर भी तो 3 से भाग होगा, ये 8/3 माइनस 4 इस प्रकार से आ जाएगा। आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 4x/9 5 इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर भी आपके पास माइनस का 4/3 आ जाएगा। ये आ चुका है आपके पास। अब आपको और सरल करना है इसको, x का मान निकालने के लिए तो मैं सारी संख्याओं को उधर ले जाता हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 4 × 9 × 5 ऊपर तो इस प्रकार से, नीचे आपके पास एक तो 4 आ जाएगा, एक 3 पहले से था, 4 से 4 कट चुका है, 9 3 से काटोगे तो 3 बार, तो 3 × 5 बराबर कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, एक संख्या हमारे पास 15 आ चुकी है, आपको दूसरी संख्या भी निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप पता कर सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो x का मान मेरे पास 15 आ चुका है। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या के अंदर मान रखेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर। तो यदि मैं पहली इक्वेशन के अंदर यदि मान रखता हूँ 15, तो 15/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास 5 हो जाएगा। x का मान रखा है मैंने, y/2 है, बराबर कितना है, 8 के बराबर है, इस प्रकार से है। अब देखो 5 को उधर ले जाते हैं तो कितना बचता है मेरे पास, ये बचेगा आपके पास 3 बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास y का मान कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। y का मान 6 आ चुका है, x का मान 15 था, तो बड़ा मान कौन सा है, 15, तो 15 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा एक और तरीका है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर करेंगे अब हम। तो देखो कि दूसरा तरीका क्या है, कि देखो हमें पहली संख्या को मानना है कुछ, कि भिन्न में नहीं आए, इस प्रकार से मानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1/3 दे रखा है पहली संख्या के लिए, यहाँ पर पहली संख्या का 1/5 दे रखा है। तो मैंने मान लिया कि मेरी पहली संख्या कितनी है, 15 मान लेता हूँ, कि 15x मान ली है मैंने पहली संख्या। दूसरी संख्या इसी प्रकार से यहाँ पर 1/2 दे रखा है और यहाँ पर 1/6 दे रखा है। तो यदि 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 6। तो दूसरी संख्या मैंने 6y मान ली है, ये मान लिया। अब देखो जब हम करते हैं, क्या करते हैं, पहली संख्या का 1/3 भाग, यानी 15 का जब आप 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या 6y का 1/2 भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का जब भाग दोगे तो 3y आ जाएगा। ये बराबर किसके है, 8 के बराबर है। ठीक है, 8 के बराबर है, यानी कि पहली संख्या 5x प्लस और दूसरी संख्या इतनी। और अब दूसरी संख्या रखते हैं इसी प्रकार से, दूसरी जो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी 3x प्लस 6 का भाग दोगे तो y हो जाएगा, बराबर कितने के आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x और y का क्या मान रखा जाए जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो आप x का मान 1 रखोगे और y का मान 1 रखोगे, तब देखो 8 हो जा रहा है। इसी प्रकार से नीचे भी यदि मान रख रहे हैं 1 1, तो भी यहाँ पर हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास x और y का मान आ चुका है, कि x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारे पास मान आ चुके हैं। मान आ चुके हैं, अब हमें संख्या निकालनी है। तो हमारी एक संख्या क्या थी, ये थी, और दूसरी संख्या ये थी। जब आप x का मान इसके अंदर 1 रखते हो तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और y के अंदर भी 1 रखते हो तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो देखो यहाँ से इस प्रकार से आप डायरेक्ट सोच के कर सकते हो, ये थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। मगर दोनों मेथड की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर यदि आपको आप पेपर के अंदर ये सोच नहीं पाओ तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं सवाल नंबर 49 की। दो समरूप त्रिभुज आपको दे रखे हैं, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, दोनों के परिमाप 48 और 32 दे रखे हैं। तो देखो पहले त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 48, दूसरे का कितना दे रखा है, 32। जो परिमाप का अनुपात होता है वही भुजाओं का अनुपात होता है, समरूप त्रिभुज में वही भुजाओं का अनुपात होता है। तो देखो यानी कि संगत भुजा, एलम के संगत कौन सी भुजा हो जाएगी, एक्स वाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स वाई बटे एलम हो जाएगी, यानी कि वही अनुपात जो परिमाप का होगा वही भुजा का होगा। तो भुजा आप रख दो, आपके पास एलम तो है 12, एक्स वाई का मान आपसे पूछा गया है,
तो देखो क्या हो चुका है, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 48 × 12/32 इस प्रकार हो जाएगा। सरल करोगे तो यहाँ से देखो ये आपका काटे, 8 से यदि काटते हो तो 8 × 4 = 32 और 8 × 6 = 48 इस प्रकार से हो चुका है। और 4 से इसके काटोगे तो 3 बार चला जाएगा। तो कितना आ चुका है आपके पास, 18 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 51 की बात करते हैं, किसी संख्या के भिन्न 42/45 के अंश और हर में से किसी संख्या को भिन्न 42 और 45 के अंश और हर में से घटाने से इतना प्राप्त होता है। यानी कि 42 और 45 है, ठीक है। अब प्रत्येक में से संख्या घटानी है बराबर बराबर, यहां से भी एक संख्या घटानी है और यहां से भी वही घटाना है। और नया अनुपात क्या आ जाता है, 5:6 आ जाता है। 5:6 आ जाता है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर अंतर आप बराबर कर दो। अंतर अभी बराबर नहीं है, अंतर बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो जितना यहाँ पर अंतर है कितने का है, 1 का, और यहाँ पर कितने का है, 3 का। तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे और 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ऊपर अब नया अनुपात क्या आ चुका है, 42/45 वही का वही रह चुका है। और नीचे यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 15 आ चुका है और 18 आ चुका है। अब यहाँ पर अंतर देखो कितना है, 27 ही दिख रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 27 दिख रहा है। यही हमारा जो संख्या क्या किया गया था, घटाई गई थी। तो यानी कि इधर भी 27 घटाया तो 15 हो चुका है और इधर घटाया तो 18 हो चुका है। और ये अनुपात 5:6 हो जाएगा सरल कर। तो वो संख्या कितनी हो चुकी है, 27 हो चुकी है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 53 की। एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई आपको इतनी दे रखी है। अब देखो इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या बतानी है। ये जो पत्थर का आकार है वो वर्गाकार होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए, ये कहा गया। जितना अधिकतम हम रख सकते हैं उतना अधिकतम रखना है, मगर वर्गाकार होना चाहिए, साथ में ये कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक चौकी के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनको भाग दे देंगे आपस में और हमें पता चल जाएगा कि कितने वर्गाकार पत्थर लग सकते हैं। तो सबसे पहले ये मीटर में है, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम इसको पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पहली आपका जो लंबाई है वो 300 हो जाएगा और चौड़ाई की बात करते हैं वो 150 हो जाएगा। ये हो चुका है। अब आपके पास सबसे पहले आप कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल दो। यानी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 इंटू 150। 300 इंटू 150 ऐसे ही रख दो क्योंकि ये कट जाएंगे बाद में। अब एक चौके की बात करते हैं। चौके के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों का आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों का यदि एचसीएफ लेते हो तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 150 आ रहा है। यानी कि हमारा जो चौका है, या कह दो कि एक टाइल कह दो, ठीक है, या पत्थर बोल रखा है यहाँ पर, पत्थर कह दो, ये एक जो पत्थर है, पत्थर की लंबाई और चौड़ाई आपको कितनी कितनी लेनी है, 150 लेनी पड़ेगी। 150 लेनी पड़ेगी। यानी पत्थर की बात कर रहे हैं हम, एल इंटू बी, किसके लिए, पत्थर के लिए। कितना होगा, 150 इंटू 150 होगा। अब आपको नंबर ऑफ निकालने हैं, कितने पत्थर लग सकते हैं इस फर्श पर। हमने एक पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लिया है और पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया है। कमरे के क्षेत्रफल को पत्थर के क्षेत्रफल से आप भाग दे दो, भाग दोगे तो कितना आएगा, 150 से 150 कट जाएगा और इस 150 से ये 360 तो और जाएगा। कितना आ चुका है, 2। तो नंबर ऑफ पत्थर कितने हो चुके हैं, 2, यानी कि 2 पत्थर लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 54, 54 की बात करते हैं। एक्स का मान निकालना है आपको। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं। यदि हम वर्ग करते हैं दोनों साइड तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े कर लेते हैं। सबसे पहले 15 के यदि टुकड़े करते हो तो 3 इंटू 5 होते हैं। और इस 27 के यदि टुकड़े करते हो तो आप कितना हो जाता है, एक तो 3 में तोड़ लेता हूँ, एक 9 में तोड़ लेता हूँ, इस प्रकार से तोड़ लेता हूँ। अब देखो एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है तो बाहर आ जाएगा अंडरूट से।
इसी प्रकार से ये 9 है, 9 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अंदर कितना बचा बाकी, 5 इंटू एक्स बच चुका है। यहाँ पर आपके पास कितना था, 180 था, तो बाहर हमारे पास कितना आ चुका है, 3 इंटू 3 यानी 9 आ चुका है। 9 से आप 180 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये आपको 180/9 इधर लिया है हम, इससे यदि काटते हो तो 20 आ जाता है। अब आपके पास अंडर 5x बराबर 20 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसका स्क्वायर कर दो, इससे क्या है, आसानी होगी। पहले हमने नहीं किया क्योंकि हमें 180 का वर्ग करना पड़ता और काटने में और दिक्कत होती कि संख्याओं को हमने बड़ा कर लिया होता। अब आप दोनों साइड वर्क करते हो तो इधर तो 5x हो जाएगा और इधर 400 हो जाएगा x। तो 5 से यदि काटते हो तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 0 80 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएगा, x का मान आ चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 55 की। अब देखो ये सवाल एक अच्छा सवाल है, इसकी बात करते हैं। इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे आप, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, आपके पास 56 है, 56 है और 56 43 और 45, इनको आपस में जोड़ना है। तो देखो एक तरीका तो ये आपके पास, आप क्या करो कि सब पर बराबर बराबर बार दे रखा है कि पॉइंट के जस्ट बाद 2 के ऊपर बार, पॉइंट के जस्ट बाद 2 के ऊपर बार या रिक्यूरिंग दे रखी है, इस प्रकार से दे रखी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको जोड़ लो, 43 और इन तीनों को जोड़ लो। इनको यदि मैं जोड़ता हूं तो मेरा कितना आता है, 188 आता है। अब यानी कि हमने दो संख्याओं को जोड़ा, दो अंक की संख्याओं को जोड़ा और 3 अंक की संख्या आ चुकी है। यदि 2 अंक की संख्या आती तो कोई दिक्कत नहीं थी, 3 अंक की संख्या आ चुकी है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, 3 अंक की यदि आपके पास संख्या आ जाए और आपके पास जो बार है जितने स्थानों पर, कितने स्थानों पर है, 2 स्थानों पर है, तो जो बाकी स्थान बचा है, जैसे 1 बचा है, तो आप क्या करोगे, ये 1 आपको इस लास्ट में जोड़ना और पड़ेगा। जोड़ोगे एक तो कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। अब आप क्या करो, 2 के ऊपर बार थी वो लगा दो और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, इस प्रकार से 189 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, या तो कि हमारे पास 2 स्थानों के ऊपर बार थी, बाकी कितना मान आया, हमने दो दो अंकों की संख्या को जोड़ा और मान है जो 3 डिजिट की संख्या आया, तो जो एक्स्ट्रा डिजिट की आया आगे उसको आपको वापस जोड़ना पड़ेगा लास्ट में। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ऐसा क्यों करना पड़ता है, जब आप 1.89 इसका जब इसका आप भिन्न के अंदर मान निकालते हो, तो देखो हमें क्या करते हैं कि 1.89 लिखते हैं और इसमें से फिर क्या घटा देते हैं कि जितने के ऊपर बार नहीं है उतना घटा देते, तो 1 घटा देते हैं और नीचे क्या करते हैं, जितने पे बार है उतना लिख देते हैं, जितने पे बार है उतने 9 लिख देते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ आपके पास कितना आ रहा है, 188 आ रहा है बट्टे 99, तो आ रहा है 188। तो हमने अभी देखो डायरेक्ट 188 निकाल लिया है। यदि हम इसको कहें तो 188, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये 1 इसमें वापस जोड़ा गया है तब ये आ चुका है। अब देखो दूसरा मेथड जो है वो क्या है आपके पास, आप और किस तरीके से कर सकते हो, कि जो स्टैंडर्ड मेथड बताते हैं, 0.56 0.56 0.56, इसके ऊपर बार थी तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं 0.56 0.56 0.56, ये बार बार आ रहा है तभी तो इसके ऊपर बार लगाई, तो आप 3 बार लिख दो आगे वाली संख्या, इस प्रकार से वापस ये भी। 89 की बात करते हैं, 89 के ऊपर बार है तो 89 भी बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप इन सबको जोड़ लो, जब आप जोड़ोगे 6 3 और 9 को यदि आप जोड़ते हो तो कितना आता है, ये आपका 9 और 9 18 आता है, एक आई हासिल। इसके बाद में ये 6 हो चुका है, 6 हो चुका है ये आपका, तो 6 और 4 10, 10 और 8 10 और 8 18 हो चुका है, एक आई हासिल। फिर वापस से आप करोगे तो यहाँ 6 और 6 9 और 9 18 18 और एक 19, एक आई हासिल। इसके बाद में जोड़ोगे 9 8 और 8, ये 9 और 9 18 हो जाएगा, फिर एक आई हासिल तो 19, यहाँ वापस से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। तो कितना मान आया, इस प्रकार से मान आया। अब देखो आपका कितना रिपीट हो रहा है, 89 89,
यदि आप आगे भी इसी प्रकार से लिखते तो यहाँ पर भी आपका 89 आता। तो इस प्रकार से कितना रिपीट हो रहा है, 1.8989 रिपीट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि 1 तो है हमारा और 89 के ऊपर बार लगा देंगे। इस प्रकार से 1.89 ऊपर बार लगा दिया तो ये हो चुका है इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस प्रकार से भी सोच सकते हो। तो ये हमारा कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 56 की। 56 में एक्स का मान निकालना है। क्या करोगे आप, अंडूट एक्स रहने दो, ये 10 है, इसका आपको अंडूट लेना पड़ेगा। सबसे पहले 529 का अंडूट लेते हो तो कितना आता है, 23 आता है। तो अंडूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 को उधर ले जाते हैं तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों साइड वर्क करते हो तो एक्स का मान 169 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 59 की। 59 में क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि इसका गुणज कौन सा नहीं है, यानी कि इस संख्या, इसको यदि सरल करने के बाद में जो संख्या आती है उसमें से किसका भाग नहीं जाता। कहने का मतलब ये है जो संख्या नहीं होगा उसका भाग नहीं जाएगा, यानी कि जो उस संख्या का गुणज नहीं होगा उसका भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें से 4 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 की पावर 6 -1 बचेगा। अब देखो 4 की पावर 6 का मतलब क्या है, 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है, 4 की पावर 6 का मतलब इसका वर्ग कर दो, 40 96 हो जाएगा, 40 96 हो जाएगा। तो ये आपका हो चुका है 40 96 -1 करना पड़ेगा। तो कितना हो चुका है, 4 × 40 95 हो चुका है। अब जब आप इसमें 7 का भाग दोगे तो जो ये 40 95 है इस संख्या के अंदर पूरा पूरा चला जाता है 7 का भाग। इसी प्रकार से 4 का भाग, देखो ये 4 है तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 का भाग भी इसमें पूरा चला जाएगा, लेकिन 8 का भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि इस संख्या में जाएगा नहीं और इस संख्या में केवल 4 बार तक जाएगा और बाकी 2 बच जाएगा और यहाँ पर लास्ट में 5 है, इसलिए इसके अंदर 2 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इसलिए किस संख्या का भाग नहीं जाएगा इसमें, वो इसका गुणज नहीं है, तो 8 का नहीं जाएगा, तो 8 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है हमारा। सवाल नंबर 64 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा दिए गए व्यंजक जहां ये है का सरलीकरण रूप है, यानी कि इसका मान क्या है वो हमें बताना है, सरल कर कर क्या होगा। तो एक बार साइन और कोस को तो ऐसा कैसा रहने दो, जो टेन और कोट है उनको चेंज करो। यहाँ लिखोगे आप साइन लिखोगे बटे कोस लिखोगे इस प्रकार से, बाकी यहाँ आप कोस लिखोगे बटे साइन ए लिख दोगे इस प्रकार से। अब जब आप एलसीएम लेते हो तो बाहर तो ऐसा का ऐसा रहना है, कोस ए साइन ए। अंदर जब लेते हो तो नीचे तो आपका साइन ए कोस ए हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये साइन ए से कोस ए तो कट जाएगा, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए कट जाएगा। अब आपके पास बचा है जो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बचा है आपके पास। अब इसको देखो इन्होंने सरल कर कर लिख दिया है। या तो आप देखो क्या लिख सकते हो, हमारे पास एक चीज होती है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 के बराबर होता है। तो हम देखो या तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। या फिर कोस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आप दोनों रख के देख लो। पहले मैं क्या करता हूँ, जो पहले मान निकाल रहा हूँ मैं कोस का मान रखता हूँ साइन के रूप में। तो देखो एक तो साइन स्क्वायर ए है हमारे पास, कोस का मान रखा, क्या रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस एक बाहर था इसलिए ये माइनस हो चुका है और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो चुका है। तो यहां से देखते हैं तो क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये मान आता है। एक मान तो ये हो सकता है, और चेक करते हैं क्या हो सकता है। यदि मैं अब की बार साइन स्क्वायर की जगह मान रखता हूँ कोस के रूप में, तो क्या रखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए मान रख दिया है और साथ में था माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ऐसा करने पर क्या आता है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। अब आप ये आंसर के अंदर देख लो कौन सा इनमें से मान दे रखा है आपको, ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, या फिर ये वाला दे रखा है। तीनों में से कोई भी मान दिया हुआ आ सकता है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जब देखोगे ना, तो यहाँ पर 2 नहीं है, यदि 2 और होता तो ये हमारा सही हो जाता, इसलिए ये गलत है। बाकी देखो ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा,
और ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो हमारा आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से होगा ये। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 65 की। यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि अंतःवर्त, ये आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के जो अंतःवर्त होता है, अंदर की तरफ जो वर्त बनता है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है। यदि भुजा ए दे रखी है तो जो अंदर वर्त है उसकी त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला होता है a/2√3। यदि ए भुजा है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2√3 हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यदि यदि आपके पास रेडियस त्रिज्या आ चुकी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये होता है πr² होता है। ये आपको 462 दे रखा है। आर का मान रखोगे तो पाई तो है हमारे पास, पाई तो रख देंगे हम 22/7 रख देंगे। आर का मान कितना रखोगे आप, आर का मान रखोगे a/2√3 इंटू a/2√3, इस प्रकार से 446। अब देखो हमें a² को एक साइड रखना है और बाकी संख्याओं को उस साइड ले जाता हूँ। तो एक तो आपके पास 462 है, बटे में आपके पास 22 आ जाएगा, और यहाँ पर एक तो 7 आ चुका है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 हो जाता है, और √3 को 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा। तो देखो 22 से यदि मैं इसको काटता हूँ तो 2 और 1 21 बार चला जाएगा। अब ए का मान कितना आएगा, तो हम देखो हमें अंडरूट लेना पड़ेगा। ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये a² का मान, हमें ए का मान निकालने के लिए इसका अंडरूट लेना पड़ेगा। अंडरूट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ। तो 21 को तोड़ता हूँ तो कितने में, 7 × 3 में टूटता है। ये आपके पास एक 7 और है, और इस 4 को भी तोड़ लेते हैं 2 × 2 में, और ये 3 हो चुका है। अब देखो 2 2 के टुकड़े बनाओ, ये आपके पास a² का मान था, 2 2 के टुकड़े बनाओ, तो 2 2 के जोड़े बनाओ। 7 का ये हो चुका है, इसी प्रकार 3 का ये हो चुका है, और 2 की बात करें तो ये हो चुका है। तो ए का मान क्या आएगा, ए बराबर क्या आएगा, जब हम अंडरूट लेंगे एक एक बाहर आ जाएगा जोड़े में से, तो 7 आ गया एक तो बाहर, एक 3 आएगा बाहर, एक 2 बाहर आएगा, तो ये आ चुका है इसका अंडरूट। तो 7 × 21, 21 दूनी 42। तो हमारे पास त्रिभुज की एक भुजा 42 आ चुकी है। अब त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो क्या होगा, इसका परिमाप 3a हो जाता है, तीनों भुजाओं का योग। ये आपके पास कितना आएगा, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 67 की बात करते हैं। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर इतना दे रखा है और ये बराबर इतना दे रखा है, यानी कि इनका अनुपात 5/3 दे रखा है, तो sin थीटा का मान पूछा है। तो देखो कैसे करते हैं, आप क्या करो, इसको आप इसको चेंज कर लो किसके अंदर, या तो देखो ऐसे करो कि आप ऐसे मान लो कि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपको कितना दे रखा है, 5 अनुपात दे रखा है, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 3 अनुपात दे रखा है। तो दोनों को यदि जोड़ते हो तो ये हमारा उसी प्रकार से हो गया x + y और x - y। तो यदि दोनों को जोड़ते और 2 से भाग देते हो, 5 और 3 दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दोगे तो आपके पास sec पहले वाले का मान आ जाएगा। दोनों को जोड़ा, 8 और 2 से भाग दिया 4, sec थीटा का मान आ चुका है। tan थीटा की बात करते हैं, दोनों को आप घटाओ तो 2 आया, और 2 का भाग दोगे 1, तो tan थीटा का मान आ चुका है। ये दोनों आपके पास अनुपात के रूप में आए। अब देखो हमें निकालना है sin थीटा का मान निकालना है, तो हम इनको तोड़कर कोशिश करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और इसको लिख सकता हूँ sin थीटा/cos थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो आप यदि sin थीटा के अंदर ये sec थीटा का भाग देते हो तो क्या बचेगा आपके पास, देखो sin थीटा/cos थीटा। अब यदि sec का इसके अंदर भाग देता हूं तो ऊपर उल्टे हो जाएंगे, cos थीटा/1 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा का मान 1 था, 1 में 4 का भाग दे दिया इधर, तो साइन cos थीटा से cos थीटा कट गया। sin थीटा का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 1/4 आ जाएगा। कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। इस प्रकार से, नहीं तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो कि आप इसको लिख दो कि 1/cos थीटा, और यहाँ पर लिख दो sin थीटा/cos थीटा। इस प्रकार से देखो, दूसरी बात करते हैं, पहले ही हम तोड़ लेते हैं इनको।
कि 1/cos थीटा लिख दोगे प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख दोगे। नीचे भी इसी प्रकार से आप जब लिखोगे 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो कोस से तो कोस कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा, ये बच चुका है आपके पास। और ये कितने के बराबर दे रखा है 5/3 के बराबर दे रखा है। अब आपको साइन थीटा का मान निकालना है, यहाँ से आप क्या करोगे दोनों को घटाओगे, ठीक है, दोनों को घटाओगे, 1 दे रखा है ये 1 दे रखा है, तो क्या करोगे दोनों को घटाओगे, कितना आएगा 2 आया और 1। तो आपके पास साइन थीटा का जो अनुपात है वो कितना आ चुका है 1 के बराबर आ चुका है। ये मेरे पास मान नहीं आया है, ये केवल अनुपात आया है कि साइन थीटा का अनुपात कितना आ चुका है 1 के बराबर आ चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक अनुपात हमें और निकालना पड़ेगा जिससे हम दोनों को आपस में भाग दे सके। तो दूसरा अनुपात यहां से निकल नहीं पा रहा है 1/1। तो अब आपको ऐसे नहीं कर पाओगे आप। अब यदि आपने ऐसे किया है तो आप क्या कर पाओगे, क्योंकि दो अनुपात नहीं बन रहे, क्योंकि जो मान है हमें अनुपात में दिया गया नहीं, एक्चुअल मान नहीं आया, क्योंकि ये 5/3 लिख रखा है यहाँ पर, इसलिए ये अनुपात में था। तो ऊपर तो हमारे पास दो अनुपात आ चुके थे, उनको भाग दिया तो इस प्रकार से हमें दिखाई दे दिया मान। यहाँ पर हम क्या, हमारे पास क्या है केवल एक ही आ रहा है साइन थीटा आ रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास एक तो आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 3 साइन थीटा आ जाएगा, इसी प्रकार से 5 - 5 साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर आगे सरल करते हो तो आपके पास इधर तो 8 साइन थीटा हो जाएगा और उधर जाएगा ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो यहां से आप यदि निकालते हो तो साइन थीटा बराबर 3 को 2 हो जाएगा उधर। तो ऐसे मान निकालते हो तो आपके पास 2/8 आ जाएगा बराबर 1/4 आ जाएगा, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 69 की। 69 की बात करते हैं, ए यदि ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 और सी का 1/6 के बराबर है, ये आपस में इस प्रकार से बराबर है। तो हमें अनुपात पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें बराबर दिया होता है तो हम जो 1/3 है, इस प्रकार से दे रखा है आपको कि ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6, हम इसको नीचे ले जाने के, एबीसी के नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे और वही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1/3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इसको नीचे ले जाता हूँ तो उल्टा हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, जिसको हमको एक को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 हो चुका है। बी की जब बात करते हैं तो यहाँ 3/4 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3/4 था, नीचे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये हमें लिखना पड़ेगा। सी बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो नीचे इस प्रकार से मान आ चुका है इनके। अब देखो ये मेरे पास भिन्न के अंदर मान आया, इसको यदि मुझे को सरल करना है तो तीनों का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4 का 4 रहेगा, और यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो 3 × 18 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, ये आ चुका है। अब आपके पास जो एलसीएम आया उसको छोड़ दो, 3 आया था एलसीएम, उसको छोड़ दिए। अब आपके पास जो नीचे आया वही आपके अनुपात में है, यानी कि ए किस अनुपात में है 9 4 18 इस अनुपात में, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी किस अनुपात में 9:4:18 अनुपात। इस प्रकार से आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है ये आपका। अब बात करते हैं सवाल नंबर 71 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब देखो इस सवाल में ये है कि सबसे आसानी से जल्दी से टाइम कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर देखो अंतर देख लो, जिस भी तरीके से आपको लगे कि टाइम बच सकता है उस तरीके से आपको करना है। या तो आप क्या कर सकते हो, 1/8 का मान होता है 12.5 और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, उस हिसाब से कर सकते हो। या फिर देखो यहाँ पर अंतर देखो, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, एक अंश और हर का। यहाँ पर कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है। यहाँ पर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, और यहाँ पर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है अंतर। अब हमें क्या करना है, इस अंतर को बराबर करना है।
बराबर करने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, यदि मेरे को मैं सबको 6 बना दूं तो मेरा अंतर बराबर हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है केवल उसको आप अंश से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब हमने इस तरीके से ये जो इनका अंतर था वो तो बराबर बना लिया है। तो अब हमें अंतर को जिससे मल्टीप्लाई किया है हमने उसको अंश और हर से भी करना पड़ेगा। हम केवल अंश को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी। तो यदि आपने पहली संख्या को 6 से मल्टीप्लाई करा है तो अंश को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका, 42 आ जाता है। यहाँ पर 2 से किया है तो 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर 6 से किया है तो 3 6 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से किया है तो 3 5 15 हो जाएगा। ये आपके आ चुके हैं। सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। तो जो संख्या जो अंश आपका सबसे छोटा है वही आपकी छोटी भिन्न है। तो 14 दिखाई दे रहा है आपको सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से, तो इससे छोटा और कोई मेथड आपको लगता है तो आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। सवाल नंबर 72 की बात करते हैं। ए किसी कार्य को 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। 4 लोग हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले ABCD। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में कंप्लीट करता है तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, 12 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 से 60 हो जाएगा। बी किसी कार्य का 20% 10 दिन में करता है, यानी कि 1/5 भाग 10 दिन में करता है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50, यानी पूरा काम 50 दिन में करेगा। सी 1/6 भाग 8 दिन में करता है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा। और इसी प्रकार से लास्ट वाले को करोगे तो ये 60 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है हमसे, कौन सबसे पहले काम को पूरा कर देगा, कौन कर देगा। तो सबसे जल्दी कौन कर रहा है कंप्लीट, सी कर रहा है 48 दिन में, तो सी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जिसके अंदर सी दे रखा है आपको। सवाल नंबर 79 की बात करते हैं। एक दीवार घड़ी 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। देखो ये एक घड़ी है और ये एक सुई हो गई। अब यहाँ से जब पहले ये जीरो पे थी और जब ये एक पर गई, तो ये 5 मिनट हो गए। और 5 मिनट के दौरान कितना अंतराल इसने तय किया, तो हम कहेंगे 30 डिग्री का अंतराल तय करती है। मिनट वाली सुई की बात यदि करते हैं तो 1 मिनट में कितने का अंतराल तय करती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का अंतराल तय करती है। तो 5 मिनट के अंदर कितने का अंतराल तय करती है, 30 डिग्री का अंतराल तय करेगी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। यदि आपको पता है कि 1 मिनट में कितने का अंतराल तय करती है, वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार से। और आप इमेज से भी समझ सकते हैं, ये पूरा इतना 3 तक का होता है 90। अब बाकी 5 मिनट इसने तय किया है, इसका मतलब एक भाग 90 का एक भाग कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। टोटल 3 भाग थे, एक भाग कितना हो जाएगा, 90 में 3 का भाग दोगे 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से भी देख सकते हैं। अब आपके पास आ चुका है कोण कितने का है, 30 डिग्री का है। इस भाग का हमें अब क्षेत्रफल बताना है। पूरा 360 डिग्री बराबर कितना होता है, पूरे वर्त का πr² होता है 360 डिग्री बराबर। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, πr² बटे 360 हो जाएगा। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ये आपका πr² बटे 360 इंटू करोगे किससे, 30 डिग्री से। अब आपको इसको सरल करना है। 30 से यदि मैं काटता हूँ, एक 0 से 0 कट जाएगी और 3 से काटोगे तो 12 बार चला जाएगा, इतना आ चुका है। अब आर का मान आपको कितना दे रखा है, मिनट वाली सुई 6 सेंटीमीटर की है। मिनट वाली सुई कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि जो रेडियस है हमारे पास उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, पाई का मान आप 3.14 रख दो। आर का मान रख देंगे कितना, 6 इंटू 6 रख देंगे, बटे आपको कितना दे रखा है 12। 6 से यदि काटते हो तो कितना बार जाएगा, 2 बार, और 2 से इसको वापस काटोगे तो 3 बार आ जाएगा। अब आपको इसको 3 से 3.14 को मल्टीप्लाई करना है। 3 चौक 12, एक ही हासिल
3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 3 9, 9.42। ये कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो लगभग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सबसे पास है, इसके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 80 की। ये दे रखा है, इसका मान बताना है आपको, मान बताना है तो कैसे करेंगे। 74 प्लस 47 ये दे रखा है आपको, तो यदि आप इसको दोनों को जोड़ के और इनका वर्क करते हो तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इनके बीच में एक टर्म्स आएगी, दोनों को यदि हम खोलते हैं तो 2ab वाली भाग आता है दोनों में, तो ये आपस में कट जाएंगे 2ab वाला, क्योंकि एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो ये आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा एक तो 74 का स्क्वायर बचेगा और एक 47 का स्क्वायर बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट से आएगा, पहले से भी आएगा दूसरे से भी आएगा, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सेम क्वांटिटी पहले वाले ब्रैकेट से भी आएगी और दूसरे वाले से भी आएगी, और जो 2ab वाली टर्म्स थी वो आपस में कट जाएगी। तो ये आया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आपके पास क्या है, 74 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार खोल के देखना, फिर आराम से आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से मैंने लिखा है। आप अब क्वेश्चन जो हमारा है अगला 86 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट पर एक विशिष्ट वर्ष के दौरान एक देश द्वारा पड़ोसी देशों से विभिन्न उत्पादों के आयात पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। अलग अलग प्रकार के आयात किए गए हैं, उनको दर्शाया गया है। अब कुल आयात पर व्यय कितना किया गया, यानी कुल आयात कितने रुपए का किया गया, 1.72 करोड़ रुपए खर्च किए गए आयात पर। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन नंबर्स को जोड़ना पड़ेगा, कितना है। जब आप इन नंबर्स को जोड़ते हो तो आपके पास आता है 17.2 आता है। तो 17.2 कुल टोटल था, और कुल टोटल की वैल्यू आपको इतना करोड़ दिया गया है, इतना करोड़ दिया गया है, 1.72 करोड़ दिया गया है 17.2 की वैल्यू। ठीक है, करोड़ को यदि हम लाख के अंदर चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, या 2 दशमलव है उसको 2 स्थान पीछे सरका देंगे, तो यहाँ से 2 स्थान पीछे सरकेगी तो 172 लाख के अंदर आ जाएगा। इतना हो चुका है। 17.2 की वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो चुकी है, 172 लाख हो चुकी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप इसका भाग दोगे, 172.17.2 लाख, तो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू आपके पास 10 लाख के बराबर आ चुकी है। एक की वैल्यू आ चुकी है। आपसे पूछा किसका गया, अनाज और वस्त्र पर कितना खर्च किया गया। अनाज ये है जहां पर 3.5 है और वस्त्र पर 2.5 है, इस प्रकार से दे रखा है। बाकी यदि नहीं दिखाई दे रहे तो मैं लिख देता हूँ, आभूषण पर इतना, केमिकल पर इतना, मशीन पर 2, फार्मास्यूटिकल्स पर 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी 2.3, इस प्रकार से। तो हमसे पूछा गया है एक तो अनाज वाला, इसको जोड़ेंगे, और एक वस्त्र वाला, इसको। तो 3.5 और 2.5 को जोड़ते हो तो आपके पास कितना आता है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 10 है तो 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 60 लाख आ चुका है। 60 लाख कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। 2017 में कंपनी जेड के उत्पादन और 2014 में कंपनी वाई के उत्पादन का अनुपात बताना है। 2017 की बात करते हैं, जेड में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 2014 में वाई की बात करते हैं, 35 दिखाई दे रहा है, 35 दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों को आप सरल करते हो तो ये आपका 6:7 हो जाएगा। 6:7 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। सवाल नंबर 88 की बात करते हैं, निम्नलिखित बार ग्राफ वर्ष 2017 और 2018 के दौरान 5 अलग अलग दुकान से हुई कंप्यूटर की बिक्री को दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखो, कथन की जब भी बात आई है, सबसे पहले आप क्या करो, सवाल को सॉल्व करने से पहले आप चारों कथन को पढ़ लो, जिससे थोड़ा आसान होगा कि हमें किस तरीके से सवाल को करना चाहिए। 2017 की तुलना में 2018 में सभी दुकानों की कुल संयुक्त बिक्री कम है। 2017 की तुलना में 18 की बिक्री, यदि हम सभी 2018 को जोड़ें तो वो कम आएगा 2017 से, पहला कथन ये कह रहे हैं।
ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2017 की तुलना में 2018 में सभी दुकानों की कुल बिक्री ज़्यादा है। यानी अब की बार ये कह रहा है कि 2018 में यदि सबको जोड़ते हैं तो वो ज़्यादा आएगा 2017 की तुलना में। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, 2017 की तुलना में 2018 में 4 दुकानों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक दर्ज की गई। यानी 4 दुकानों में 2018 में 17 की तुलना में अधिक बिक्री आई, ये भी हम देख लेंगे। अब ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2018 और 2017 में सभी दुकानों में कुल संयुक्त बिक्री समान थी। दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो 4 वाला चेक करो कि 4 में ज्यादा है क्या 2018 में। देखो यहाँ पर 2018 में ज्यादा है पहले में। दूसरे की बात करते हैं, नहीं है। तीसरे में ज्यादा है और चौथे में नहीं है। यानी कि 3 में है, 4 में नहीं है, तो हमारा वो कथन गलत हो चुका है। अब हमें देखना है कि 2017 में कुल टोटल ज़्यादा है या 2018 में कुल टोटल ज़्यादा है या बराबर है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, या तो आप सबको जोड़ोगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इनका अंतर निकाल लेता हूँ। अंतर आपको प्लस माइनस के साथ निकालना है। यानी कि मैं 2018 में से 2017 को घटा रहा हूँ तो प्लस लूंगा और उल्टा करने पर माइनस लूंगा। जब पहले वाले को घटाता हूँ, 90 में से आप जब 85 को घटाते हो तो प्लस का 5 आ चुका है, एक चीज। अब मुझे क्या है कि आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इस मैं क्या है कि यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यदि आप खुद करोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो, 90 में से 85 को घटाते हो, 85 में से 90 को, क्योंकि हम 18 में से 17 को घटा रहे हैं, 85 में से 90 को घटा रहा हूँ तो -5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 80 में से 75 को घटाते हैं तो प्लस का 5 आएगा। अगला 70 में से 80 को घटाओगे आप तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा। 75 में से 70 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार से 2018 में से 2017 को घटाया, साइन के साथ हमने लिख दिया है। अब आप इन सबको जोड़ो। देखो, 5 से तो 5 हो गया, ये 5 और 5 जुड़ जाएंगे और 10 से कट जाएगा, बराबर टोटल कुल मिलाकर कितना आया, 0 आ चुका है। यानी कि 0 आ चुका है। इसका मतलब यदि हम दोनों का 2018 का कुल टोटल करें और 2017 का कुल टोटल करें तो दोनों का दोनों जो बिक्री हुई है वो बराबर आती है। यही है इसका मतलब, घटाने पर 0 आया इसका मतलब। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी ये तीनों गलत है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। क्या पूछा गया, सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 2013-14 में अर्जित किया गया लाभ 2014-15 में अर्जित किए गए लाभ का कितना गुना है। 2013 के अंदर 380 अर्जित किया गया है और 2014-15 के अंदर ये 290 अर्जित किया गया। अब ये पूछा गया है कि 380 290 का कितना गुना है। तो ये आपस में कट तो नहीं रहे हैं, केवल 0 के 0 कट चुका है। अब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, कितना गुना है इसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा। 38 के अंदर आप 29 का भाग दो। सबसे पहले एक बार जाएगा, 29 जा चुका है। इसके बाद में आपके पास क्या बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ 0 बचा, 9 बचा। अब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट उतारा, यहाँ तो 9 है यहाँ 0 है, पॉइंट लगा। अब कितनी बार जाएगा, 29 दिए जाएगा, 3 87 आ जाएगा। 87 घटाओगे तो कितना, अब 3 बचा हमारे पास, एक 0 भाग दिया तो एक बार गया। तो ये आपका आ चुका है 1.31 आ चुका है। कितना गुना होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है, ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हो और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।